सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। द सुप्रिया इज, द सुप्रिया देख रहे हो मतलब, वाह वाह। तो ये तो देखते ही आपको समझ आ गया कि द सुप्रिया नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन है। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है, बट ऑप्शन में जरूर ध्यान रख लेना कि गड़बड़ आंसर ना करो आप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि डी में लिखा है बी। ऐसा नहीं कि यहाँ बी देखना कि बी सही है, बी पे टिक करके चले आए। तो कई बार जल्दबाजी में वही बात है कि खुशफहमी में आप गलत करके चले आते हैं। तो बहुत होश में पेपर दीजिए, ठीक है? पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसमें कुछ बताने वाला है ऐसा? आपको पता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, द का इस्तेमाल करोगे। आई थिंक जेरमी विल नॉट हैव सेव एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत तो मुझे लगता है किसी में को भी कोई दिक्कत हो रही होगी। आपको समझ आ रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल नॉट हैव लगा हुआ है, हैव के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ सेव नहीं आएगा। विल नॉट हैव सेव्ड एनफ मनी। और मैं अगर आपको लगे हाथ पूछूं कि एनफ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे क्या है, बिकॉज इस एनफ पे भरपूर सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में उठा के देखोगे। अब जैसे ये लिखा जाए कि he has enough strength, he has enough strength and he is strong enough। अभी दोनों enough की ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या फर्क है? What is the difference? In the first sentence this is adjective, ये adjective हो गया क्योंकि strength जो है वो abstract noun है, शक्ति। तो अगर मैं और स्पेसिफिक होकर लिखूं तो adjective of quantity लिख सकता हूं, ठीक है, पर्याप्त। लेकिन स्ट्रांग क्या है? स्ट्रांग है आपका एडजेक्टिव जो कि इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो एनफ है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे यूज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ना बहुत बार क्वेश्चन मिले, लाइक ही इज एनफ लकी दे दिया उन्होंने सेंटेंस में, बट ही इज लकी एनफ बिकॉज लकी इज एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव होगा तो एनफ बाद में आता है उस एडजेक्टिव के, यानी एडवर्ब के तौर पे एनफ जिस शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद आता है, और इन जनरल एडजेक्टिव के तौर पे एनफ जिस शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है उसके पहले आता है। यही मैंने बात थोड़ी देर पहले कही थी कि एक ही शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है। और इसीलिए जब मैं ग्रामर सेक्शन बैचेज में भी शुरू करता हूं तो क्या बोलता हूं सबसे पहले कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और आप ये दावा करते हैं कि आपको ग्रामर की समझ है, आप ग्रामर जानते हैं, तो इट्स अबाउट टू थिंग्स ओनली, वर्ड प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ड सिलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग। तो अगर वर्ड की प्लेसमेंट बदलती है तो उसका रोल बदलता है, रोल बदलता है तो नाम भी बदल जाता है। इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप। और ये दोनों पावर आपके पास तब आएगी जब फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर आपको पता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे कि भाई एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताओ, एडवर्ब की डेफिनेशन बताओ, बट यू शुड हैव द एबिलिटी to figure out that what kind of grammatical profile that word holds in a sentence, sentence structure पे कमांड। चलिए, तो यहां पे हमने आंसर कर लिया, हैव, ये इसमें एरर था। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। इस पैटर्न पे मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन देता हूं एडिटोरियल में, ग्रामर बेस्ड। बताओ जी, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? फिर वही आर्टिकल में खेल रहे हैं, आया ना? अब आप क्या करोगे? जल्दबाजी वाली गलती यहां पे होगी। ओल्ड यूनिफॉर्म आपको पता है भाई, ओल्ड के पहले ओ जो है ये वॉवल साउंड है, इसके साथ एन जाने वाला है, तो आप वो तो कर लोगे, बट आप जल्दबाजी में क्या करोगे? डी पे टिक मार के आ जाओगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ ए में लिखा हुआ है डी, ठीक है? तो ये थोड़ी सी बात इसका ध्यान रखें, बाकी तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब वाहियात है बिल्कुल। सो इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। Identify the sentence that correctly uses the indefinite article. She purchased a apple. बस इतना पढ़ के ही समझ आ रहा है। A apple, इधर apple बस लिखा हुआ है। So she purchased an apple in the market with me. कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नए लग सकते हैं, बट इनको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता क्योंकि आपके पास एक कंपैरिजन अवेलेबल होता है। और पता है, इन तरह के क्वेश्चंस को हमेशा वो बचपन में जो संडे के अखबार में दोनों चित्रों में अंतर ढूंढे आता था ना, वो वाला पैटर्न करना होता है। ये बैंक वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5-6 अलग अलग तरीकों से ग्रामर का ज्ञान पूछा जाता रहा है।
एसएससी अब जा करके नए पैटर्न के बाद वही पिछले साल में वो थोड़ा बदलाव लेके आए हैं। अदरवाइज यूजुअल 2 ही पैटर्न होते थे, वही एरर डिटेक्शन ABCDE और या सेंटेंस इंप्रूवमेंट अंडरलाइन करके। तो अब एसएससी भी नए पैटर्न लेके आ रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। बट बैंक में ये पैटर्न हमेशा से रहे हैं। तो अब देखने में क्या लगता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये क्रिएट करता है कि यार 1 नंबर पाने के लिए, अब देखो अभी सेंटेंस मासूम है, अभी शायद बैंक का पेपर हो तो इसी में ए में भी 3 लाइन लिखी है, बी में भी 3, सी में भी 3, तो उसको लगता है बच्चे को यार 12 लाइनें पढ़ के मुझे 1 नंबर मिलेगा क्या। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अब आप सारी लाइनों का जो मतलब सारे ऑप्शंस की जो फर्स्ट लाइन है ना, उनको एक साथ देख लो, ABCD, या आधी लाइन का एक पार्ट देख लो, आपको नजर आ जाता है। क्योंकि अब शुरू में किसी में लिखा है इज, बी में लिखा है आर, सी में लिखा है इज, डी में लिखा है आर, आपको पढ़ के समझ आ गया। जैसे अभी हमने पार्टिसिपेंट्स वाला क्वेश्चन किया था कि भाई पार्टिसिपेंट्स के साथ प्लूरल जाएगा। अब जिसमें इज लिखा है उसमें बाकी की 2.5 लाइनें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी 5 सेकंड के अंदर 4 में से 2 ऑप्शन जो गलत हैं वो आपने एलिमिनेट कर लिए। अब बाकी अब जो 2 बचे हैं उनमें रेस है। अब आंखों को पैरेलल लेके चलो, आगे जाकर के शायद फिर किसी वर्ड से मुलाकात हो जाएगी, एक में हैज लिखा होगा, एक में हैव लिखा होगा, एक में अ लिखा होगा, एक में एन लिखा होगा। आपके दिमाग की बत्ती खुद जल जाती है कि यहाँ पे क्या चाहिए, और क्वेश्चन आप वो 15-20 सेकंड में बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, जबकि देखने में लगेगा ओ माय गॉड 12 लाइन की अंग्रेजी लिखी है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। एग्जामिनर वही टेस्ट करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने इंटैक्ट हैं, उन फंडामेंटल्स का प्रेशर में आप इस्तेमाल कैसे कर पाते हो। नेक्स्ट, सजनी हैड इंटरफेयर। अब इतना पढ़ते ही जबान फंसेगी ना, अब हैड के बाद इंटरफेयर लग सकता है, तो ये लल्लू लाल टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं भाई। वही मैंने कहा कि हर एग्जाम में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, हर तरह के क्वेश्चन है। हमारा काम होता है स्कैन करके पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, नंबर इंटैक्ट कर लीजिए पर टाइम, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग जो है उन पे जाइए। और आप देखो अब ऑर्डर बदल दिया उन्होंने, सजनी हैड डी ऑप्शन में है, ऐसा नहीं कि सजनी यहाँ आ गई, इंटरफेयर इधर आ गया। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, सजनी हैड इंटरफेयर्ड इन दिस मैटर। दिस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दिस ओवर हियर, ये नाउन है, दिस यहाँ पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव क्योंकि ये प्रोनाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है दिस, राइट। सो आप जैसे कहो कि यू नो दिस ब्यूटीफुल, दिस गुड, तो अब ऐसे आपको लगते हैं मिलते हुए एक्सप्रेशंस, तो गुड के पहले दिस लग गया। जैसे होता ना कि यार मुझे भरोसा ही नहीं था कि वो चीज इतनी अच्छी हो सकती है, जैसे कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, सो यू नो दिस गुड, तो वहां पे दिस जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो इसीलिए कोई चीज रटिए मत, समझिए उसको। आई फेल अस्लीप व्हाइल आई रेड द बुक, भी क्या दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल आसान है। वाइल के बाद आई रेड नहीं आएगा, वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक। और एक छोटी सी लर्निंग यहाँ पे और भी है, वो क्या है भाई, वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव है ना जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल होते हैं, और वो है अस्लीप। इस पे कई बार क्वेश्चन मिला है, हाँ या ना। तो प्रेडिकेटिवली का क्या मतलब कि ये सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते अस्लीप मैन, यू कांट राइट लाइक, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते ना, अस्लीप मैन आप नहीं लिख सकते, अस्लीप मैन नहीं लिखा जा सकता, यानी ये एट्रीब्यूटिवली नहीं आते। और कौन सा वर्ड है इसी कैटेगरी में, लाइक अवेक है, अस्लीप है, अवेक है, और बताओ और कौन सा शब्द है, ध्यान आ रहा है कि नहीं। एडजेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये बार बार आता भी है, सिक और इल में वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ बाद में आते हैं। अफ्लोट, तो अब आप यहां पे लाइक अवेक मैन नहीं कह सकते वहां पे आपको क्या कहना पड़ेगा, ही वॉज अवेक, शी वॉज अवेक। और एग्जाम्पल्स अब मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है, आप कमेंट में बाद में लिखिएगा। तो आई वॉज अस्लीप, मैं सोया हुआ था, while I was reading the book, तो I fell asleep while I was reading the book, जब मैं बुक पढ़ रहा था उस समय मैं सो गया। I can't talk right now, I am being really busy, I'll call you later. I can't talk right now, I am being really busy. देख रहे हो मतलब क्या ही मतलब है इसका, सिंपली कह लो I am busy, बी पार्ट में एरर है, कलर चेंज करो। So I am really busy, I'll call you later. अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स, किसके साथ जा रहे हो इसमें, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स, ठीक है। आर्टिकल की दिक्कत है, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे द का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए देखो द को हम बोलते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द,
द का इस्तेमाल, वैसे तो आपको पता है कि जिन शब्दों के साथ द लगता है वो तो बचपन से आप आर्टिकल में पढ़ ही रहे हो कि भाई वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, तो वो तो लिस्ट आपको पता है। बट इसके अलावा द का काम क्या होता है? द का काम स्पेसिफाई करना है एक ऐसी बात की तरफ जो हो चुकी है। जैसे आप बोलो आई गो टू स्कूल एवरी डे एंड द स्कूल आई गो इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ माई सिटी, राइट? सो आई गो टू स्कूल एवरी डे, पहली बार आपने स्कूल के पहले द नहीं लगाया, बट द स्कूल आई गो, अब ये समझ आ रहा है कि जिस स्कूल का जिक्र आपने पहले किया है उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इशारा नहीं है, सिंपली द स्मॉल अपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं। अनिकेत लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स, तो बी पार्ट में प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ो। The present century threats to our environment, which include interfering species, ailments, pollution, and a boiling temperature, were putting wildlife populations at peril. हाँ जी, कहाँ पे एरर है? पढ़ते ही लग रहा है ये बॉइलिंग टेम्परेचर का क्या मतलब है। राइजिंग टेम्परेचर कर सकते हो, बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब सब 100 डिग्री पे चला गया, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है, बाकी तो सब ठीक है। विच इंक्लूड भी ठीक लग रहा है बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स की, थ्रेट्स प्लूरल है तो यहाँ इंक्लूड आएगा। विच है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, उसका एंटीसीडेंट हो गया थ्रेट्स, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या इंक्लूड करते हैं आगे आ गया, बस वो शब्द का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे सही नहीं है।